दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अम्बेडकरवाद को समझने की इस वीडियो सीरीज में। और इस दूसरी कड़ी में हम उसी पुरानी चर्चा को जारी रखेंगे। तो अगर आपको याद है तो मैंने पिछली बार ये बात शुरू की थी कि अम्बेडकरवाद को समझना क्यों जरूरी है या अम्बेडकरवाद भारत के लिए क्यों जरूरी है। अक्सर ये गलतफहमी होती है कि अम्बेडकरवाद जो है वो सिर्फ दलितों, ओबीसी और आदिवासियों तक सीमित है। बहुत सारे लोग हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर हम अंबेडकर या अंबेडकरवाद की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम या तो दबे कुचले लोगों की बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली, है ना, या फिर सिर्फ दलितों की बात कर रहे हैं, या सिर्फ दलितों, आदिवासियों और ओबीसी की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जोर देकर ये कहना चाहता हूँ कि अंबेडकरवाद असल में भारत की सभ्यता का विमर्श है। और इसमें हमें यह मान के चलना चाहिए कि अंबेडकरवाद वास्तव में एक ऐसी विचारधारा है जो कि भारत को समग्र रूप से देखती है और भारत के एक समग्र विकास के लिए बहुत सारी क्रांतिकारी अंतर्दृष्टियां लेकर के आती है। हमने इस नजरिए से अंबेडकरवाद को समझने का प्रयास नहीं किया है। जहां तक मेरा अनुभव है, बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे संस्थान हैं, वो अंबेडकरवाद को सिर्फ ब्रोकन मैन या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, दलितों तक ही सीमित रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, ऐसा स्वाभाविक रूप से हो जाता है। और स्वाभाविक रूप से होने वाली गलतियां सबसे बड़ी गलतियां मानी जा सकती हैं, जो कि हमारे देश को और देश के भविष्य की दिशा को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। मैं इस बात को लगातार अनुभव करता रहा हूं कि ऐसी गलतियां होती आई हैं और इसको रोकना जरूरी है। तो इस दूसरे वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि हम इस बात को समझ पाए कि अंबेडकरवाद पूरे भारत का विमर्श किस प्रकार है। तो मैं कुछ उदाहरण से हम इस बात को समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक गांव है, उस गांव में एक व्यक्ति रहता है और वो व्यक्ति एक पैर से लाचार है, अपाहिज है, या आजकल एक नया शब्द आया है दिव्यांग। मान लीजिए कि वो व्यक्ति एक पैर से चलने में तकलीफ महसूस करता है। अब अगर वो एक छोटे से गांव में रहता है तो उसके जीवन की कल्पना कीजिए। उसका जीवन बहुत अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो छोटा सा गांव है, सभी लोग उसको जानते पहचानते हैं। किसी न किसी तरीके से या तो उसके रिश्तेदार हैं या उसके दोस्त हैं। अगर दोस्त नहीं भी हैं तो गांव छोटा सा है, इसलिए उसको पहचानते हैं कि ये कौन है, इसके साथ क्या समस्या है, इसको कहाँ जाना होता है, कहाँ से ये आता है, इत्यादि। ऐसे में वह व्यक्ति उस छोटे से गांव में अपना जीवन दुख सुख के साथ, कुछ कठिनाई के साथ गुजार लेता है। अब कल्पना कीजिए कि वही आदमी अगर एक बहुत तेजी से भागते हुए शहर में आ जाए, है ना, आप कल्पना करें अगर वो मुंबई में आ जाए या दिल्ली में आ जाए या किसी भी भागम भाग वाले बड़े शहर में आ जाए, तब उसकी क्या हालत होगी। ऐसे में उसकी जो हालत होगी उसकी कल्पना की जा सकती है। अब एक नए शहर में, जहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे बहुत सारा ऑटोमेशन हो चुका है, जहाँ पे हर चीज बहुत तेजी से भागती है, आपको ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, आपको बहुत सारे आवागमन के साधनों का खुद से इस्तेमाल करना है, और जहाँ पर हर काम के लिए जो सुविधाएं हैं वो बहुत दूर दूर हैं। पोस्ट ऑफिस से अस्पताल बहुत दूर है, अस्पताल से रेलवे स्टेशन बहुत दूर है, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड बहुत दूर है, सिनेमा घर बहुत दूर है। ऐसे में क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि अगर उस व्यक्ति को इसी टेक्नोलॉजी की तरफ से
नई सुविधा अगर नहीं मिलती है तो उस व्यक्ति का जीना इस भागम भाग वाले शहर में मुश्किल हो जाएगा। अब ये सोचिए कि वह जो एक पैर से लाचार व्यक्ति है, अपाहिज व्यक्ति है या दिव्यांग व्यक्ति है, उसका नाम भारत है। और वो व्यक्ति जिसका नाम भारत है, वह इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक बड़े शहर में चला आया है। और अब वो इस नई भागम भाग वाली जिंदगी से तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी अपनी जो मजबूरी है, उसकी अपनी जो कमजोरी है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह आदमी जैसे तैसे अपनी छड़ी के सहारे चलने की, भागने की कोशिश कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि उसका जीवन कितना अच्छा हो सकता है। और आप ठीक से अगर देखेंगे तो भारत का जीवन यही है। हमारे पास एक पुरानी चोट लगी है, भारत के शरीर में एक पुरानी मोच लगी है, उसका एक पैर ठीक से काम नहीं करता है, सामंजस्य नहीं है। इसलिए भारत की जो रफ्तार है आगे बढ़ने की, चलने की, कदम ताल मिलाकर तरक्की करने की, वो रफ्तार बहुत अच्छी नहीं बन पाई है। इसका कारण यह है कि भारत ने जिस तरीके से चलना सीखा है, जिस तरीके से अपने पैरों को मजबूती दी है, वह तरीका अब ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में, इस साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब काम नहीं करता। अब हमें ऐसे जीवन की जरूरत है जिसमें आपके सभी नागरिक एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा के, तालमेल बैठा के चल सकें, एक दूसरे से कोऑपरेट कर सकें। और ये जो कोऑपरेशन की बात है, ये भारत में बहुत पुराने समय से एक समस्या से घिरी हुई है। इसलिए भारत के लोग आपस में तालमेल नहीं कर पाते। हम पहले वीडियो में भी ये बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों है। और मैंने इशारा किया था कि भारत में ब्राह्मणवाद और जातिवाद और वर्णाश्रम धर्म जैसी कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से भारत के लोग आपस में सहयोग और सहकार नहीं कर पाते हैं। अगर आप इस उदाहरण को उस नजरिए से देखें तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भारत के जो लोग हैं, वो उस प्राचीन जीवन व्यवस्था के कारण इस नई जीवन शैली में आने के बावजूद पुराने ही तरीके से आपस में एक दूसरे से दूर रहते हैं, मेलजोल नहीं कर पाते हैं। और इसी को मैं सांकेतिक रूप से कह रहा था कि भारत का एक पैर पूरी तरह काम नहीं करता है। इसलिए वह नए जमाने में नए लोगों के साथ, नई सभ्यताओं के साथ, नए समाजों के साथ कदम ताल मिलाकर नहीं चल पा रहा है। इसका उदाहरण अगर हम फिर से स्पष्ट करने की कोशिश करें, इस बात को कैसे समझ सकते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत ने इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद कितने ओलंपिक मेडल जीते हैं अभी तक। आपको याद होगा, अभी नीरज चोपड़ा ने एक ओलंपिक मेडल जीता है। हमारी हॉकी की एक टीम थी, अ, बहुत कुशल थी। मेजर ध्यानचंद थे उसमें, जो कि बहुत सारे मेडल भारत को जिता चुके थे आजादी के पहले ही। लेकिन आजादी के बाद भारत ने ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं, इस बात का अगर आपको अनुमान दिया जाए तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। भारत ने अभी तक कुल मिला के 35 ओलंपिक मेडल जीते हैं। और भारत की जनसंख्या 144 करोड़ है। अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी तक कितने ओलंपिक मेडल जीते हैं? 3000। जर्मनी ने 1100, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने 965, फ्रांस ने 910, इटली ने 773, चाइना ने, जिसकी जनसंख्या हमारे बराबर है, उसने 711,
ओलंपिक अभी तक जीते हैं। और भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भारत ने सिर्फ 35 ओलंपिक मेडल जीते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भारत की जो जनसंख्या है वो, जो कुशलता के मापदंड हैं वैश्विक स्तर पर, उन मापदंडों में बहुत पिछड़ती है। अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या भारतीय लोग स्वास्थ्य के पैमाने पर बड़े कमजोर हैं? क्या भारतीय लोग कुशलता के पैमाने पर बड़े कमजोर हैं? क्या भारतीय लोग आपस में मिलजुल कर टीम वर्क करने में बड़े कमजोर हैं? मैं कहूंगा कि ये तीनों मतलब सही हैं। और क्यों सही हैं? क्योंकि इसका परिणाम नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं। अगर हम इसी तरह नोबेल प्राइज की बात करें कि भारत की 144 करोड़ जनसंख्या जो है अभी तक की, उसने कितने नोबेल प्राइज जीते हैं, तो आजादी के बाद से अभी तक, या कुल आजादी के पहले से भी अगर हम मिला लें संख्या, तो भारत के लोगों ने अभी तक कुल मिला के 12 नोबेल प्राइज जीते हैं। और इनमें सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जो कि भारतीय मूल के हैं और भारत में ही रह के जिन्होंने ये नोबेल प्राइज जीते हैं। बाकी के जो लोग हैं 8 लोग, वो भारतवंशी हैं, लेकिन उन्होंने विदेशों में रह के जो काम किया है उसकी बदौलत उनको नोबेल प्राइज मिली है। अब इसका क्या मतलब है? यहां भी अगर हम देखें कि संख्या का जो दूसरा आंकड़ा है कि अमेरिका ने अभी तक 400 नोबेल प्राइज जीते हैं और अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, 33.4 करोड़ है। इंग्लैंड ने, यूनाइटेड किंगडम ने 137 नोबेल प्राइज जीते हैं, उसकी जनसंख्या 6.7 करोड़ है। और जर्मनी ने 111 नोबेल प्राइज जीते हैं, उसकी जनसंख्या 8.3 करोड़ है। इस तरह अगर हम देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका ने किस तरह ज्यादा नोबेल प्राइज, ऑस्कर अवार्ड, ओलंपिक इत्यादि जीते हैं, इन सब का अगर हम विश्लेषण करने बैठे तो हमको पता चलता है कि भारत जो है कहीं ना कहीं बहुत ही कमजोर है। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं विकास के, सभ्यता के, लोकतंत्र के, आजादी के, जो प्रेस की आजादी है उसकी भी अगर हम बात करें तो भारत बहुत नीचे है। अभी तो और नीचे जाता जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्या इसको अम्बेडकरवाद के चर्चा से, अम्बेडकरवाद के नजरिए से किसी तरीके से समझा जा सकता है? मैं ये कहना चाहूंगा विनम्रता से कि बिल्कुल समझा जा सकता है। और इसी के लिए मैंने ये चर्चा शुरू की है। डॉक्टर अंबेडकर ने इन चीजों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत जो है न तो शारीरिक बनावट में, न ही मानसिक उपलब्धियों में पश्चिम के मुकाबले अभी तक ठीक से खड़ा हो पाया है। इसका कारण ये नहीं है कि हमारी जलवायु खराब है या हमारा भोजन खराब है या फिर हमारा कुछ अ, जलवायु या पर्यावरणीय कुछ खराबी है। डॉक्टर अम्बेडकर बार बार जोर देते हैं इस बात पे कि भारत में समाज के अंदर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में कुछ खराबी है, जिसकी वजह से हम सामूहिक रूप से मिलजुल के एक दूसरे से सहयोग करते हुए किसी लक्ष्य का संधान नहीं कर पाते। हमारे पास ना तो गांव के स्तर पे एक सामूहिकता की भावना है, ना राष्ट्रीय स्तर पे एक सामूहिकता की भावना है। इसीलिए हमारे लोगों के मन में एक बड़ा सपना नहीं आ पाता। हम जिस तरीके से छोटे छोटे दड़बों में जीते हैं, छोटे छोटे खांचों में जीते हैं, उन खांचों में जीते रहने का हमें
प्रशिक्षण मिला है। भारत में जो संस्कृति है, भारत में जो धर्म है, वो हमें जन्म से ही ये सिखाता है कि हमें जो पुश्तैनी रोजगार है उसी में जीना है। हालांकि आजादी के बाद परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन सैकड़ों हजारों साल का जो संस्कार है गांव में अभी भी वो बना हुआ है, शहरों में भी काफी हद तक वो बना हुआ है। हमारे बच्चे बहुत आसानी से ये नहीं सोच पाते हैं कि हमको नए जमाने की, नए तौर तरीके की कुछ रोजगार और कौशल सीखना है। बहुत सारे बच्चे हैं गांव में, अधिकांश बच्चे हैं जो ये मानते हैं कि उन्हें जिस तरह का आसपास वातावरण मिला है उसी में उनको जीना है। अलग अलग किस्म की जो जातियां हैं, अलग अलग जो वर्ण हैं, उनकी आपस में जो संवेदनशील बातचीत होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती है। इसकी वजह से बहुत दूर तक सोचने की जो हमारी सलाहियत है, हमारी जो योग्यता है एक इंसान के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में, वो ठीक से विकसित नहीं हो पाती। अधिकांश बच्चे ये तय नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना है। और खेलकूद और कलाओं की तो बात ही क्या है, एक दूसरे को सप्रेस किया जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण जानता हूं जिसमें ओबीसी या दलित या आदिवासी बच्चों को सवर्ण परिवार के पड़ोसियों ने यह कहकर हतोत्साहित किया कि भाई तुम लोग अपने काम से काम रखो, तुम लोग अगर बहुत पढ़ भी जाओगे तो क्या करोगे, तुम्हें तो खेती करनी है या मिट्टी का या लोहे का या चमड़े का काम करना है, तुम लोग ना ही पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने ये बातें सुनाई हैं। और इस तरह की बातें अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आवश्यक रूप से इस पीढ़ी में ये चल रहा है, लेकिन पुरानी पीढ़ियों से अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक ठोस सच्चाई रही है। ऐसा क्यों होता है? मैंने बहुत सारे गांवों में काम करते हुए ये पता लगाया है कि अ, अभी जो वर्तमान पीढ़ी है, अ, उससे पुरानी दो तीन पीढ़ियों में क्या स्थिति रही है। अगर मैं बात करूं कि जो लोग 1960 या 70 में पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों के साथ गांव में और छोटे कस्बों में और शहरों में भी वातावरण कैसा था। मैंने बहुत सारे गांवों में बहुत सारे लोगों से बात करके ये पता लगाया है, और अधिकांश लोगों के अनुभव यही निकल करके आए हैं कि वो जब पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेस में, तब उनको जो ऊंची जाति के सवर्ण हिंदू हैं, उन लोगों ने काफी हद तक हतोत्साहित करने की कोशिश की है। कई लोगों को ये सलाह दी गई है कि भाई छोटी मोटी दुकान कर लो, साइकिल पंचर की दुकान डाल लो, चाय की दुकान डाल लो, या फिर अपने जो पिताजी का काम है उसमें हाथ बटाओ। तुम यही काम करो, इस गांव में तुम्हें रहना है, इज्जत कमानी है तो ये काम करो। ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जबकि ये बताया गया है किसी सवर्ण ऊंची जात के व्यक्ति के द्वारा कि भाई तुम्हारा बच्चा बहुत होशियार है, इसको मेहनत करवाओ, इसको पढ़ाओ, ये आगे बढ़ सकता है। ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं, और ऐसे उदाहरण इतिहास में भी कम है। बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ भी ये हुआ है, ज्योतिबा फूले के साथ भी ये हुआ है। बहुत कम लोगों ने उनको प्रोत्साहित किया है। ज्योतिबा फूले के जीवन में आपने देखा है उनके पिता के जो मुस्लिम और ईसाई दोस्त थे, उन्होंने ज्योतिबा फूले के पिताजी को प्रोत्साहित किया था कि भाई आपका बच्चा समझदार है, होशियार है, पढ़ने में, इसको पढ़ाओ। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में भी ये कहानी आती है कि उनके जो अंग्रेज या ब्रिटिश जो टीचर थे वो उन्हें प्रोत्साहित करते थे। उनके पिता खुद एक समझदार सरकारी मुलाजिम थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में। उन्होंने काफी हद तक ये खुद से कोशिश की थी कि बच्चे को प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन कल्पना कीजिए अगर इन दोनों
महानुभावों को अगर ये प्रोत्साहन उनके आसपास के लोगों से नहीं मिला होता तो क्या हम यहाँ होते, इस स्थिति में होते? मुश्किल है ये कहना। अधिकांश भारतीयों के साथ यह एक समस्या रही है उनके बचपन से, कि उन्हें सही मार्गदर्शन और सही प्रोत्साहन नहीं मिलता। अब इस बात को सिर्फ लोगों की जानकारी के अभाव की वजह से होता हुआ नहीं देखा जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि भारत के ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे हैं, या उन्हें पर्याप्त एक्सपोजर नहीं मिला है, इसकी वजह से वो एक दूसरे को ठीक सलाह नहीं दे पाते। ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि ये एक बहुत ही सचेतन प्रयास होता है, और कई लोगों ने अनुभव किया है। जानबूझ के गलत सलाहें दी जाती हैं, क्योंकि नीची जाति के एक व्यक्ति को उसकी मानसिक योग्यता के क्रम में नीचे ही बनाए रखना भारत की संस्कृति का दुर्भाग्य से एक अंग रहा है। अगर कोई तथाकथित नीची जाति का बच्चा है या व्यक्ति है जो किसी तरीके से मेहनत कर रहा है और पढ़ाई लिखाई कर रहा है, या फिर कोई कला सीख रहा है, या फिर कोई कौशल सीख रहा है, तो उसको हतोत्साहित करने के लिए पूरा गांव खड़ा हो जाएगा। आपने देखा होगा, और ऐसी खबरें अभी भी आती हैं। अभी कुछ साल पहले, शायद 4 या 5 साल पुरानी बात है, कि दो बच्चों ने स्कूल में बहुत अच्छी अंक लाए थे वो परीक्षा में, तो उनके झोपड़े को तोड़ दिया गया। ये खबर आपको मिल जाएगी। मैं अभी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसको लगाने की कोशिश करूंगा। वो खबर कहाँ की थी, शायद मध्य प्रदेश की थी। ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि अगर किसी दलित बच्चे ने या किसी ओबीसी बच्चे ने परीक्षा में या किसी प्रतियोगिता में अच्छे अंक लाए हैं, तो उसके परिवार को या उसके माता पिता को डराया धमकाया जाएगा, या किसी और तरीके से हतोत्साहित करने की कोशिश की जाएगी। आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये किस तरह की बातें कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों के पास ऐसे अनुभव हैं, आप उनसे कभी बात कीजिएगा, गांव में जाके आप बात कीजिएगा। आपको ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो इस तरह के अनुभव सुनाएंगे। इन अनुभवों को जब आप एक क्रम में जमाएंगे, है ना, इनकी एक श्रृंखला बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं फिर से आता हूँ भारत की सभ्यता के विमर्श पर अम्बेडकरवाद के नजरिए से। मैं असल में ये कह रहा हूँ कि अम्बेडकरवाद की समझ ये बताती है कि भारत में जो सहज सामाजिक शिष्टाचार है, वो बहुत दूर की कौड़ी है, अभी भी संभव नहीं हुआ है। अभी भी, आज 2023 की बात कर रहा हूं मैं, आज भी भारत में सामाजिक सौहार्द, सामाजिक शिष्टाचार जिसकी अपेक्षा की जाती है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक सभ्य समाज में, वह अभी तक नहीं आ पाया है। और इसी वजह से भारत पिछड़ा हुआ है। भारत के जो विश्वविद्यालय हैं, भारत के कला संस्थान हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाएं हैं, भारत की फिल्म इंडस्ट्री है, भारत का फैशन है, भारत की यूनिवर्सिटीज हैं, ये वैश्विक जो मानदंड हैं ऊंचाइयों के, गहराइयों के, वहां तक नहीं पहुंच पाते। वहां तक पहुंचने के लिए एक स्वस्थ प्रतियोगिता चाहिए, एक कॉपरेशन चाहिए, एक दूसरे से सहकार चाहिए, जो आपको यूरोप में मिलेगा, देखने को मिलेगा। मैं यूरोप के कुछ देशों में रहा हूं, मैंने ये देखा है कि वहां पर लोग किस तरह बहुत ही आसानी से एक दूसरे से सहयोग करने लगते हैं। यूरोप में अपनी समस्याएं हैं, अमेरिका में अपनी समस्याएं हैं, वहां भी भेदभाव हैं, लेकिन इस तरह के भेदभाव नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको विरासत में मिलते हैं। वहां इस तरह के भेदभाव नहीं है जो कि आपकी राष्ट्र की, आपके समाज की जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है, कुशलता है, उसको एकदम से बहुत पीछे ले जाए। भारत में दुर्भाग्य है हमारा कि यहाँ ब्राह्मणवाद के गर्भ से, वर्णाश्रम के गर्भ से जो प्रिस्क्रिप्शन निकलती हैं, वो भारत के सहयोग करने की जो भावना है, भारत के लोगों के सहयोग करने की जो भावना है,
उसको तोड़ देती है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने बार बार कहा है कि जाति एक ऐसी संस्था है जो भारत के लोगों की सहज सामाजिक बुद्धि की हत्या कर देती है। इस बात को बहुत दूर तक हम ले जाकर विश्लेषण कर सकते हैं भारत की समस्याओं से जोड़ के। इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप लेने की कोशिश करेंगे। अभी शुरुआती जो कुछ वीडियो हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एक ब्रॉड आइडिया इस तरह बनाया जाए कि हम ये देख सकें कि भारत की बहुत सारी समस्याओं को अम्बेडकरवाद के नजरिए से कैसे देखा जा सकता है। अगले वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप ये कोशिश करेंगे कि एक एक समस्या को लेकर या एक एक घटना को लेकर हम आगे बढ़ें। कुछ और चर्चाएं हमें आवश्यक लगेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम उन पर ये चर्चा करें कि किस तरीके से अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की सभ्यता के विमर्श को अपने खास नजरिए से परिभाषित करने की कोशिश की है। अगर हम वैज्ञानिक उपलब्धियों की बात करें, जैसे कि अभी हमने की है कि नोबेल प्राइज की स्थिति अ, भारत में क्या है, इसी तरीके से अगर हम भारत की सैन्य उपलब्धियों की बात करें अतीत में, तो भारत बहुत पिछड़ा हुआ नजर आएगा। उसका विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको इस तरह की चर्चाएं पसंद आ रही होंगी। अ, अम्बेडकरवाद को सिर्फ दलितों, ओबीसी और आदिवासियों तक सीमित करने की जो एक परिपाटी है, उससे दूर हटने का मेरा एक आग्रह है। इसलिए मैं अम्बेडकरवाद को भारत के सभ्यतागत विमर्श का एक सबसे शक्तिशाली टूल या तरीका बताने का आग्रह कर रहा हूं। हो सकता है आप इस बात को अभी इस तरह स्वीकार न कर पाए। मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे और बेहतर ढंग से इन बातों को रखने की, ताकि हम एक पेज पर आके एक जैसी भाषा में एक दूसरे से संवाद कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।